हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज वंश। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक्स पिक्स 2021। ऐसे कौन से वो स्टॉक्स है जो अभी भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट को। मार्केट ने मार्च में अपना बहुत ही एक डिप खा के एक अच्छा खासा लो लगा के बहुत ही अच्छी रिकवरी दी है और अब मार्केट ईयर के एंड पे ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रही है। तो अब जैसे कि नया साल आया है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अब और आएंगी। इंडियन मार्केट्स में ग्रोथ अभी भी बहुत बाकी है। तो अब ऐसे कौन से वो सेक्टर्स है, कौन से वो ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे अभी भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यही सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला स्टॉक जिसको मैं देख रहा हूँ वो है डिक्सन टेक लिमिटेड। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक रहा है। डिक्सन टेक बेसिकली जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील करता है, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो, सीसीटीवी कैमराज हो, एलईडी टीवीज हो या मशीन्स हो। अब सबसे बड़ी बात जो इस कंपनी की आती है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से जो देखी जाएगी कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म क्यों कर सकती है। तो जो सबसे पहली चीज जो बिल्कुल रिसेंटली एक चीज आई है वो ये है कि मोटोरोला के साथ में डिक्सन ने एक एग्रीमेंट फाइल किया है कि मोटोरोला के लिए फोन्स अब डिक्सन बनाएगा। तो दूसरी चीज ये आती है वो ये है कि मेडिकल डिवाइसेस के अंदर भी डिक्सन अब एक नई एंट्री ले रहा है, एक नया सेक्टर जिसमें डिक्सन अब काम करता हुआ नजर आएगा, वो है मेडिकल डिवाइसेस का। तीसरी चीज जो आती है वो ये है कि डिक्सन की एक सब्सिडरी है जिसका नाम पीएलआई स्कीम में आया है, उसका भी बेनिफिट इस कंपनी को आता हुआ ये सीधा मिल सकता है। फोर्थ पॉइंट ये आता है कि इंडिया के अंदर इकलौती कॉन्ट्रैक्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो डिक्सन है। आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केट डिजिटलाइजेशन होगी, डिजिटल मार्केट ग्रो करेगी और जैसे जैसे मोबाइल फोन्स भी हम देख रहे हैं कि कैसे इनका यूजेज जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट डिक्सन की ग्रोथ, डिक्सन की सेल्स के ऊपर आता हुआ नजर आएगा। सीएफओ ने भी अपनी रिसेंट इंटरव्यू में सीधा सीधा ये कहा था कि आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर जो कंपनी की सेल्स है वो 5 टाइम्स ग्रो करते हुए नजर आएंगी, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल सेगमेंट से ही। तो बाकी सेगमेंट तो छोड़ के अगर सिर्फ मोबाइल सेगमेंट से 5x ग्रो सेल्स हो सकती हैं तो बाकी सेगमेंट्स भी कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर कंपनी का देखेंगे तो कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो ओपीएम है, वो काफी डिसेंटली इंक्रीज होता जा रहा है। 1% से लेके आज 5% तक कंपनी का ओपीएम आ चुका है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट की बात करेंगे तो कंपनी का जो डेट है वो काफी हेल्दी डेट है, एकदम रीजनेबल डेट है और उसके अगेंस्ट में जो कंपनी के पास रिजर्व्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग रिजर्व कंपनी के पास है। कंपनी की ऑपरेटिंग फ्लोज जो है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो इनकम आती है, जो फ्लो है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, वो भी काफी पॉजिटिव है और धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि डिक्सन टेक जो है वो अभी इतना आउट परफॉर्म किया है कि मार्केट के लोज में 3000 लेके आज 13,000 के लेवल आ गया है और अभी भी इस कंपनी में कहीं ज्यादा की ग्रोथ देखना बाकी है। तो मेरी तरफ से पहली पिक जो मेरे को अच्छी लग रही है वो डिक्सन टेक है। जो दूसरे नंबर पे स्टॉक आता है वो है गुजरात गैस लिमिटेड। अब गुजरात गैस लिमिटेड की जो मार्केट पीयर से लिस्टेड वो हो गया आईजीएल हो गया, एमजीएल हो गया। ये दोनों स्टॉक काफी ही टाइम से मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो गुजरात गैस की बात करूंगा, गुजरात गैस एक ऐसी कंपनी है जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में जिसका मार्केट शेयर तकरीबन 85% का आता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखेंगे घर के अंदर जो एलपीजी लगती है उसका जो शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है और लोग जो है वो इस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर इसी रेंज में देखा जाए तो गुजरात गैस को इसका सीधा सीधा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करेंगे कि अभी गुजरात गैस 5 स्टेट्स में काम कर रहा है और अभी ही लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूंगा तो कंपनी को परमिशन मिली है कि अब वो दिल्ली और पंजाब में भी अपना एक्सपेंशन करने वाले हैं। तो उनको परमिशन मिली है कि वो दिल्ली और पंजाब में भी अपना काम जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो ये भी अब कुछ टाइम में अगर काम शुरू होगा, सीधा सीधा पता चल रहा है कि 5 स्टेट से अब सीधा 7 स्टेट्स में आएंगी और अभी भी कितनी स्टेट्स की ग्रोथ बाकी है गुजरात गैस में। गुजरात गैस और कितने स्टेट्स में अपना एक्सपेंशन कर सकते ही है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो कंपनी का जो आरओई और आरओसीई है वो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपनी के प्रॉफिट्स है वो ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिसेंट रेट से ग्रो कर रहा है, उसमें भी कोई इशू नहीं आता। कंपनी के जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं वो भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। अगर कंपनी के डेट और रिजर्व्स की बात करेंगे तो कंपनी का डेट एक हेल्दी डेट है, कंपनी के पास कोई इशू नहीं है उस रीजन से और उसके अगेंस्ट कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स पड़े हैं। तो अगर गैस सेक्टर जो कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे देखा जाए तो अगर पेट्रोल डीजल ऐसे कामों से हट के अगर लोग क्लीन एनर्जी पे ध्यान दे रहे हैं तो सबसे इसके डीजल और पेट्रोल के बाद सीधे सीधा नजर गैस सेक्टर पे आता है। तो उस फील्ड के अंदर अंदर गुजरात गैस एक काफी अच्छी पिक दिखाई दे रही है। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक है ग्रैन्युल्स इंडिया लिमिटेड। अब ग्रैन्युल्स इंडिया लिमिटेड जो है वो एक फार्मा कंपनी है जो कि एपीआई, पीएफआई और एफडीज में डील करती है। हमने लास्ट ईयर देखा कि फार्मा कंपनी ने बिल्कुल आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। एपीआई कंपनीज में सबसे बेस्ट डेविस लैब ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए। निफ्टी इंडेक्स का सबसे ग्रोइंग स्टॉक अगर देखा जाए
तो वो डेविस लैब ही था। अब जो ग्रैन्यूल्स इंडिया की मैं बात करूंगा, ग्रैन्यूल्स इंडिया एक छोटी एपीआई बनाने वाली कंपनी है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट जो कि अगर चाइना से रॉ मटेरियल्स वाले केस को अगर हम देखेंगे, अगर चाइना से रॉ मटेरियल्स इन चीज़ों के नहीं आते हैं तो सीधा सीधा बेनिफिट ग्रैन्यूल्स इंडिया को देखने को मिलेगा। ग्रैन्यूल्स इंडिया एक बहुत ही छोटी कंपनी है बाकी एपीआई के नज़रिए में, और ग्रैन्यूल्स इंडिया की जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी हाई हैं। इस समय कंपनी की वैल्यूएशन फेयरली वैल्यूड है, और अगर हम कंपनी के बाकी एस्पेक्ट्स आरओई आरओसीई की बात करें तो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया जो है वो अपने एपीआई सेगमेंट में बिल्कुल डाइवर्सिफाई करती जा रही है, और हर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद नई नई डोजेज मार्केट में लाती जा रही है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है, कंपनी का जो डेट है और बोरिंग्स है वो बिल्कुल ही शानदार है, बिल्कुल ही जो डेट है बिल्कुल नेग्लिजिबल डेट है कंपनी के पास, और उसके अगेंस्ट के जो रिजर्व्स है वो काफ़ी ही अच्छे हैं। कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है वो डिसेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में काफ़ी अच्छा जो एक रेट है वो चलता जा रहा है, और कंपनी के अंदर जो FIIs है उनकी बाइंग जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही अच्छे तरीके से इंक्रीज होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इससे ये प्रूव होता है कि जो कंपनी के अंदर जो एक बिलीव है FIIs का वो बढ़ता जा रहा है। तो फार्मा सेक्टर के अंदर अगर अभी भी किसी स्टॉक में वो पोटेंशियल है उस स्पीड से इंक्रीज होने का, तो कहीं ना कहीं वो ग्रैन्यूल्स इंडिया का स्टॉक नजर आ रहा है। अगर हम अगले स्टॉक की बात करेंगे तो वो है CDSL। तो जो कंपनी CDSL है, CDSL जो है वो एक डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करती है स्टॉक मार्केट के अंदर ही, कैपिटल मार्केट्स के अंदर ही एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करती है। इस स्पेस से, डिपॉजिटरी की स्पेस से इकलौती लिस्टेड कंपनी है मार्केट्स के अंदर। और अगर हम CDSL की बात करेंगे तो जो पीछे कुछ इंटरमीडिएट के लिए चेंजेस आए थे उसके अंदर भी CDSL के लिए एक पॉइंट था कि हर एक जैसे एक पॉइंट ये था कि हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर जो भी लेवरेज लेके बाय बाइंग करेंगे उसके हिसाब से इस कंपनी को ₹5 सीधा सीधा चार्ज के रूप में मार्केट पार्टिसिपेंट को देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं डेली की अगर हम बेसिस पे देखेंगे, इतने सारे ट्रेडर्स मार्केट में काम करते हैं, और अगर उनमें से बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो हर ट्रेड पे लेवरेज लेके काम करते हैं, तो सीधे सीधा अगर कोई ट्रेडर जो है लेवरेज लेके काम करेगा तो हर बाइंग और सेलिंग दोनों साइड के ऊपर ₹5-5 का एक चार्ज लगेगा, जो कि सीधा सीधा CDSL का प्रॉफिट में आता है। अगर हम इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि एक ट्रेड के ऊपर सिंगल बाय और सिंगल सेल के ऊपर अगर ये कंपनी को ₹5 का प्रॉफिट सीधा नजर आता है, तो आने वाले टाइम में जो मार्केट पार्टिसिपेशन होने वाले, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स और आए हैं, और जितने भी डीमैट अकाउंट्स लॉकडाउन में खोले उसके से अगर हम इस बात को कंपेयर करेंगे तो सीधा सीधा बेनिफिट जो है वो CDSL को मिलता है। अगर हम CDSL के फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो CDSL के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो सेल और एक्सपेंसेस को देखा जाता है, वो बिल्कुल डिसेंट है, 50% पे ग्रो कर रहे हैं। कंपनी के पास कोई भी बोरिंग नहीं है, और उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास अच्छा रिजर्व पड़ा है। कंपनी के जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं वो डिसेंट रेट से इंक्रीज हो रहे हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं जैसे हमें पता है कि मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है वो टाइम बाय टाइम बढ़ता जा रहा है। जितने भी नए पार्टिसिपेंट्स हैं वो धीरे धीरे मार्केट में आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। तो जैसे जैसे अगर स्टॉक मार्केट ने भी ग्रो करना है तो ऐसे स्टॉक्स जो हैं, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, चाहे वो कोई ब्रोकिंग कंपनी हो गई या डिपॉजिटरी कंपनी हो गई, उनको सीधा सीधा बेनिफिट नजर आता है। तो जो अगला पिक है मेरा वो है IT स्पेस से टाटा एलेक्सी लिमिटेड। तो टाटा एलेक्सी लिमिटेड जो है वो बेसिकली कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट डिजाइन हो गया या उस रेंज में कोई भी चीज़ होगी, तो ये सारा काम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड है वो टाटा एलेक्सी करती है। तो अगर मैं टाटा एलेक्सी की बात करूं तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं और बहुत ही अच्छा अभी तक इन्होंने परफॉर्म किया है। कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है, ROE हो गया या ROCE हो गया, वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है काफ़ी अच्छा है। कंपनी के पास जो वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के पास बहुत ही नेग्लिजिबल डेट है, उसके अगेंस्ट में बहुत ही शानदार कंपनी के रिजर्व्स हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिसेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। कंपनी की सेल्स अच्छे से इंक्रीज हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर ये चाइना वाला फैक्टर रहता है तो उस केस में भी टाटा एलेक्सी लिमिटेड एक बेनिफिशियरी की तरह सामने आएगा उस केस में, क्योंकि जो कंपनीज ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो भी पार्ट्स लगेंगे या AI का यूज होगा, वो सीधा सीधा टाटा एलेक्सी को फायदा होता हुआ नजर आएगा। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की बात करेंगे तो कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज काफी ही अच्छे हैं। और एक और पॉइंट अगर मैं रखूँ यहाँ पे कि कंपनी जो है टाटा ग्रुप से संबंधित है, और टाटा ग्रुप जैसे कि इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रुप है, और तो कहीं ना कहीं टाटा एलेक्सी इस पॉइंट पे भी आगे निकलता है। तो जो आखिरी स्टॉक जिसकी आज मैं बात करूंगा वो है बालाजी एमाइंस लिमिटेड। तो बालाजी एमाइन लिमिटेड एक केमिकल कंपनी, एक एमाइन डेरिवेटिव कंपनी है। कंपनी जो है वो एमाइन से डील करती है। अब एमाइन जो है वो
का बहुत सारी स्पेसेस में यूज होता है। ये केमिकल पेंट स्टॉक्स, कहीं फार्मा स्टॉक्स, इन फार्मा कंपनीज, इन सब छोटी छोटी चीजों में काम आते हैं। अब अगर मैं बालाजी अमाइंस की बात करूँ तो बालाजी अमाइन ने रिसेंटली एक एक्सपेंशन किया है जो कि आने वाले टाइम में पूरा होगा। तो जो वो अभी एक नया प्लांट लगाने वाले हैं, वो प्लांट में जो अमाइन डेरिवेटिव जो केमिकल तैयार होने वाला है वो इंडिया के अंदर अभी तक कोई नहीं बनाता, और इंडिया में वो वाला जो केमिकल है वो बाहर से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो जैसे ही उस प्लांट का काम पूरा होगा, बालाजी अमाइन वो पर्टिकुलर केमिकल बनाना शुरू करेगा और इंडिया में सप्लाई शुरू होगा, तो सीधा सीधा इफेक्ट जो है बालाजी अमाइन की सेल्स पे आएगा कि इंडियन मार्केट्स के अंदर बालाजी अमाइन कितना अच्छा उस पर्टिकुलर केमिकल का जो मार्केट शेयर है वो कैप्चर कर सकता है। अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफी फेयरली वैल्यूड है। इसकी जो पीयर कंपनी है अल्काइल अमाइन, वो इससे एक अच्छा खासा रनअप दिखा चुकी है इसके अगेंस्ट, और बालाजी अमाइंस में अभी भी कहीं ना कहीं वो स्पेस है, कहीं ना कहीं वो वैल्यू है जो अभी भी बालाजी अमाइन जो है यहाँ से आगे स्टॉक ऊपर जा सकता है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो डिसेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, कंपनी के पास हेल्दी डेट है और उसके सामने रिजर्व्स है, और कंपनी के जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं वो भी डिसेंट रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। तो मेरी तरफ से ये 5-6 पिक्स हैं जो कि मेरे को लगता है आने वाले टाइम में इस साल और उसके बाद भी आने वाले 4-5 सालों में अगर हम होल्ड करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो मैं तो इन सब 5-6 पिक्स के अंदर बहुत ही पॉजिटिव हूँ। मेरे को लगता है सारी कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। आने वाला टाइम जो है वो डिजिटल चीज से रिलेटेड हो सकता है, केमिकल से रिलेटेड हो सकता है, फार्मा से रिलेटेड हो सकता है, और जो ब्रोकिंग हाउसेज हो गए या ऐसे कोई स्टॉक्स हो गए जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, उन सब कंपनीज में हमें एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ कंपनीज हैं जो कि आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर है, और अभी भी अगर किसी इन्वेस्टर को मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो अभी भी उन स्टॉक्स में फोकस कर सकते हैं जो कि आने वाले टाइम के साथ साथ ग्रो करें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।